नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। अगर कोई समस्या है तो कमेंट करके बता सकते हैं। सिर्फ ऐसे ही नहीं पूछा जा रहा कि कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आप लोग कैसे हैं। चलिए, आज हम लोग करने वाले हैं सीटेट की प्रश्नोत्तरी। ऐसे ऐसे प्रश्न रखे गए हैं आपके लिए जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और जिन्हें सॉल्व करने से आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। प्रश्नोत्तरी जब करने लगेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हम बात क्यों कर रहे थे ऐसी कि एक टॉपिक आपका एक प्रश्न से कंप्लीट होगा। एक बार प्रश्नोत्तरी करें, फिर उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि इन्हीं प्रश्नों को अगर घुमा के भी अब एग्जाम में पूछा जा रहा है तो इन प्रश्नों को कैसे सॉल्व करें और कहाँ कहाँ कैसे कैसे हमें चुनना है कि कौन सा आंसर होगा सही। सबसे पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि क्लास की पीडीएफ, क्लास की सारी जानकारियाँ आपको मिल जाए सही से। इसके अलावा भाई आपकी क्लास कब कब होती है और क्लास से संबंधित क्लास कब कब होती है, आपको कौन कौन से एजुकेटर पढ़ा रहे हैं, ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए, सीटेट का एग्जाम आप सभी का एक नज़दीक है। जिन लोगों का एग्जाम हो चुका है उन लोगों को बहुत बहुत बधाई, और भाई जिन लोगों का एग्जाम आने वाला है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चले, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में क्या करती हैं? सबसे पहला प्रश्न ही है, महत्वपूर्ण है। पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में क्या करती हैं? अब ध्यान देने वाली बात है कि पत्र पत्रिकाएं सिर्फ महत्वपूर्ण नहीं है प्राथमिक बच्चों के लिए, भाई आपके उच्च स्तर के बच्चों के लिए भी पत्र पत्रिकाएं महत्वपूर्ण है। इसीलिए पेडागोजी के काफ़ी प्रश्न आपको दोनों ही स्तरों में मिलते जुलते दिखाई देंगे। जैसा कि यहाँ पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में क्या करती हैं? त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं, गलतियों को बढ़ावा देती हैं। क्या बड़ों के पढ़ने की वस्तु है? पत्र पत्रिकाएं क्या सिर्फ बड़ों के पढ़ने की वस्तु हैं? पत्र पत्रिकाएं क्या है, साधक हैं या बाधक हैं? अच्छा, बाधा तो बिल्कुल नहीं उत्पन्न करती। अब पत्र पत्रिकाओं में अभी आपको उदाहरण दे दिया जाए, पत्र पत्रिकाओं के साथ साथ सीधे सीधे नाम लिख लिया जाए कि अगर आप अखबार पढ़ते हैं, क्लास में पोस्टर लगाते हैं, अगर आप क्लास में कोई न्यूज़ चैनल चला रहे हैं, अगर क्लास में आप कोई कार्टून दिखा रहे हैं, तो ये सब आप क्यों करते हैं? क्योंकि त्रुटियों को बढ़ावा दे रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं। बड़ों के पढ़ने की वस्तु है, बड़ों के देखने की वस्तु है, इसलिए साधक है या बाधक है? ऐसा प्रश्न आ सकता है। ऐसी स्थिति में भी आपका आंसर क्या होगा? भाई ये सभी साधन क्या होते हैं? साधक हैं। ये सभी साधन क्या करेंगे? सीखने में सहायता करते हैं। और भाई जितने बड़े बच्चे होंगे उतना ज़्यादा सहायक होगा। छोटे बच्चों के लिए भाई कार्टून देखना क्यों ज़रूरी है? जितना ज़्यादा वो कार्टून देखते हैं उतना ही अच्छे से तो उन्हें शब्द बोलना आता है। शब्दों का सही उच्चारण वो कैसे सीख पा रहे हैं? कार्टून देख देख कर ही। ध्यान दिया होगा बच्चे छोटे छोटे गीतों पर क्यों इतना ध्यान देते हैं, राइमिंग उन्हें क्यों अच्छे से आ जाती है, इसी तरह। कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे क्या करते हैं? भाई चार विधाएं दी गई हैं, कहानी भी है, कविता भी है, गीत भी है और नाटक भी है। गद्य विधाएं भी, पद्य विधाएं भी क्या करती हैं? केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं, केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं। कहानी, कविता, गीत और नाटकों के माध्यम से क्या होता है? केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं, केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं। क्या होगा? केवल केवल केवल। अब भाई आपको यहाँ पर टैग वर्ड्स मिल गए। अब टैग वर्ड्स मिलने के बाद भी एक बार अपना ऑप्शन पढ़ लिया कर। ऑप्शन पढ़ेंगे समझ में आएगा। केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं। अगर हम अध्यापक हैं, अगर आप लोग अध्यापक हैं, तो क्या आपका उद्देश्य होता है सिर्फ बच्चों का मनोरंजन हो जाए? भाई ऐसा उद्देश्य तो नहीं होता बिल्कुल। केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करें, भाई बच्चों को इंटेलिजेंट बनाना है, बच्चों की बुद्धि का विकास करना है, लेकिन केवल सिर्फ उनकी बुद्धि का विकास होता रहे, उनके जीवन में और कुछ ना रहे, ऐसा थोड़ी हमारा उद्देश्य होता है। बिल्कुल नहीं। अरे भाई हमारे अध्यापकों ने हमारे साथ कर दिया, इसका ये मतलब थोड़ी है हम भी अपने बच्चों के साथ बुरा व्यवहार करेंगे। ऐसा नहीं। तो आप लोग भी जब अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, जब स्कूल में पढ़ाएंगे, तो आप क्या करेंगे? अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छा शिक्षक बनने की कोशिश करेंगे। स्ट्रिक्ट कहाँ होना है? जहाँ ज़रूरत है। बस ऐसे ही थोड़ी कि सबको सुनाते रहें, सबको डंडा दिखाते रहें कि हाँ ठीक है, हमसे बात करने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे थोड़ी काम चलेगा। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है, क्योंकि घर की भाषा, अब ये प्राथमिक स्तर पर बच्चों के घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है, क्योंकि घर की भाषा क्या करती है? सरल होती है, बच्चे ने अभी पूर्णतः नहीं सीखी है, बच्चे की भाषा ही पूंजी है, मानक स्वरूप लिए रहती है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है, क्योंकि घर की भाषा क्या होती है? सरल होती है। कोई भाषा सरल होती है इसलिए उसे आप क्लास में स्थान दे रहे हैं। बच्चे ने अभी पूर्णतः नहीं सीखी है, बच्चे की भाषा ही पूंजी है, या मानक स्वरूप के लिए है। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चे की जो भाषा है, जिसे आप मातृभाषा भी कहते हैं, मातृभाषा कहते हैं, जिसे आप प्रथम भाषा भी कहते हैं, ये भाषा क्या होती है? बच्चे की भाषा ही पूंजी है, इसीलिए उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आगे आए,
भाषा शिक्षण को खाली स्थान दिया है के संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है। ये भाषा सिखाना या भाषा को पढ़ाना किसके संदर्भ में आप रखकर देखना चाहते हैं? आर्थिक संदर्भ में रखकर देखेंगे, सांस्कृतिक संदर्भ में रखकर देखेंगे, नैतिक संदर्भ में या बहुभाषी संदर्भ में? तो कौन से संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता होती है भाषा शिक्षण को? देखकर बताएं भाई, सांस्कृतिक में रखेंगे, नैतिक में रखेंगे, आर्थिक में रखेंगे या बहुभाषिक में रखेंगे? अब भाषा सिखा रहे हैं क्लास में, अब भाषा के अध्यापक हैं, इस वाले प्रश्न को आर्थिक और नैतिक पर तो नहीं लेकर जाएंगे, सांस्कृतिक हिसाब से सोचिए और बहुभाषिक हिसाब से सोचकर देखेंगे, फिर बताएंगे कौन सा उत्तर होगा सही। चलें, सांस्कृतिक संदर्भ, बहुभाषिक संदर्भ या फिर नैतिक संदर्भ, अब क्या ध्यान देना है? थोड़ा समय देंगे। ठीक है, चलें वह प्रश्न देखेंगे वापस। भाषा शिक्षण को खालिस्तान के संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता होती है, आर्थिक संदर्भ में, सांस्कृतिक संदर्भ में, नैतिक संदर्भ में या बहुभाषिक संदर्भ में? फिर आपको क्या बताया गया? आर्थिक और नैतिक पर तो बिल्कुल नहीं जाएं। आर्थिक में कौन सी चीजें आ जाती हैं जो भाई आपके अर्थ से संबंधित है, जो धन से संबंधित है? नैतिक में नीति वाली बातें कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसी चीजें करनी चाहिए, कैसी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, भाषा शिक्षण किसके लिए ज़रूरी है? भाई आपके राष्ट्र के लिए ज़रूरी होता है। तो भाषा शिक्षण को कैसे संदर्भ में रखकर ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत होती है? बहुभाषिक संदर्भ में, क्योंकि बहुभाषिक संदर्भ में रखेंगे तो क्या होगा, आपको जितनी भाषा पढ़ानी है, अगर आपको हिंदी ही पढ़ानी है, अगर आपको सिर्फ अंग्रेजी ही पढ़ानी है, तो भी आपको पता होगा कि बच्चों की भाषा को कैसे स्वीकारें। तो भाषा शिक्षण को किस संदर्भ में आप रखकर देखते हैं? भाषा शिक्षण को बहुभाषिक संदर्भ में रखकर देखने की और पढ़ाने की ज़रूरत होती है। अच्छा, मौन पठन में क्या होता है? एक बार मौन पठन देखें फिर बताएं कौन सा उत्तर होगा सही। चलिए, मौन पठन में मुख्यतः क्या होता है? शब्द भंडार विकसित किया जाता है। अगर आप मन मन में पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आपको शब्द भंडार विकसित करना है, मन ही मन बुदबुदाते हुए पढ़ना है, गहन अध्ययन को आत्मसात करने का प्रयास किया जाता है, तेज गति से पाठ को पढ़ा जाता है। मौन पठन और भाई तेज पढ़ने वाली बात, दोनों प्रश्न आते हैं आपके कि भाई मौन पठन क्यों करवाया जाता है क्लास में, धीमी गति से क्यों पढ़वाया जाता है, बोल बोल कर क्यों पढ़वाया जाता है, क्यों पढ़वाया जाता है? सबसे पहले तो मौन पठन या धीमी गति से, ताकि गहन अर्थ को आत्मसात किया जाए। अब आप पढ़ रहे हैं तेज तेज चिल्ला चिल्ला कर पढ़ रहे हैं, इसलिए थोड़ी कि भाई पूरी क्लास सुने। जब आप मन मन में पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? ताकि जो आपके द्वारा पढ़ा हुआ है वो थोड़ा बहुत समझ में आए। बहुत बार क्या होता है, पढ़ते पढ़ते आगे चले गए, आपका दिमाग कहीं और चला गया, आप पढ़ते तो जा रहे हैं लेकिन आपको समझ नहीं आता, और इसी समझने के लिए आपको क्या करना होता है? मन मन में पढ़ने वाली बात की जाती है। एकांकी पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका, बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। तो एकांकी पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका, एकांकी की जगह कभी कभी नाटक भी लिखा हुआ हो सकता है। तो नाटक पढ़ने का या एकांकी पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बच्चों से अलग अलग पात्रों के संवाद पढ़वाए जाएं और फिर एकांकी का मंचन हो। एकांकी को बच्चे घर से पढ़कर आए और कक्षा में शिक्षक सवाल पूछें। भाई घर से पढ़कर आए, होमवर्क के रूप में देना चाहिए क्या एकांकी? शिक्षक स्वयं पढ़ाते हुए सवाल पूछते हैं, शिक्षक स्वयं पढ़ें और बच्चे उत्तर दें। तो कौन सा सबसे ज़्यादा सही होगा? बच्चों को अलग अलग पात्रों के संवाद पढ़ाएं और फिर एकांकी का मंचन करवाएंगे तो पढ़ने में ज़्यादा मन लगे। पढ़ना कौशल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कैसे? कौशलों के लिए सिर्फ एक बात याद रखनी है, समझ विकसित करना। समझ विकसित होनी चाहिए, फिर नहीं होगी दिक्कत। शब्दों एवं वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना, केवल अक्षर पहचानना, तेज गति से पढ़ना, संदर्भ के अनुसार अर्थ ग्रहण करना। तो पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है? संदर्भ के अनुसार अर्थ ग्रहण करना आपको आना चाहिए कि जो आप पढ़ रहे थे वो आपको सीधे सीधे समझ में भी आया या नहीं। अगर वो सर के ऊपर से गया ना, तो पढ़ना कौशल आपका सफल नहीं हुआ। अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उन्हें पढ़ने के बाद नहीं समझ आता है, तो इसका मतलब पढ़ना कौशल में अभी वो पूरी तरह से सक्षम नहीं है।
एकांकी पाठ मुख्यतः किसमें सहायता करता है? वाक्य संरचना की जानकारी में, अभिनय की कुशलता में, लेखन कौशल का विकास में या संदर्भ के अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ बोलने में। एकांकी का पाठ सबसे ज्यादा किसमें सहायता करेगा? वाक्य संरचना की जानकारी, अभिनय की कुशलता, लेखन कौशल का विकास, संदर्भ के अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ बोलना। जब आप एकांकी पढ़ते हैं, ध्यान दिया होगा अगर आप नाटक भी पढ़ रहे हैं, एकांकी भी पढ़ रहे हैं, तो आपको पता चलता है कि उतार चढ़ाव के साथ संदर्भ के अनुसार कैसे कैसे बोला जाए, इसकी प्रेरणा मिलती है। ये आपको पता चलता है कैसे कैसे बोलना है, खासकर जहाँ पर इमोशन ज़्यादा आने लगते हैं। हर बार आपको ये प्रश्न करवाते हो, हम क्या बताते हैं कि एकांकी और नाटक का मूल भाव यही होता है कि वो आपको इमोशन ढंग से बताने लगता है, इमोशन वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मौन पठन का महत्व नहीं है? इनमें से कौन सा आपके मौन पठन का महत्व नहीं है? मौन वाचन में नेत्र तथा मस्तिष्क क्या है? अक्रिय रहते हैं। सक्रिय रहते हैं या अक्रिय रहते हैं? भाई सक्रिय रहते हैं। नहीं पूछा है। मौन वाचन में थकान कम होती है क्योंकि इसमें वाक्य यंत्रों पर जोर नहीं पड़ता। बिल्कुल सही बात है। मौन वाचन अवकाश का सदुपयोग करता है। एकदम सही। मौन वाचन के समय पाठक एकाग्रचित होकर ध्यान केंद्रित कर पढ़ता है, लेकिन पहला वाला ऑप्शन है गलत। मौन वाचन में नेत्र मस्तिष्क अक्रिय नहीं रहते, सक्रिय रहते हैं। आगे आए। निम्नलिखित में से किस कौशल में निपुण होने के बाद स्वराघात, बलाघात एवं स्वर के उतार चढ़ाव के अनुसार छात्र किसी कथन को समझ सकता है? किस कौशल में? भाई स्वराघात को, बलाघात को या फिर स्वर के उतार चढ़ाव को बच्चा सही से समझ पाएगा? किस कौशल में? श्रवण कौशल में। अगर सुनना कौशल सही है तो सामने वाला थोड़ा ऊंचा बोले, थोड़ा नीचा बोले तो भी व्यक्ति समझ जाएगा। अच्छा, मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। मंदिरा क्या है या मंदिरा कैसा पढ़ती है? लिंग, वचन, क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है, केवल सर्वनाम का ही प्रयोग करना जानती है, केवल लिंग की दृष्टि से ही सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है, केवल मैं वाले शब्दों का? बिल्कुल नहीं। जहां पर केवल लगा हो एक बार उन ऑप्शंस को पढ़ लें। अधिकतर तो ऑप्शन गलत ही होते हैं, लेकिन फिर भी एक बार दृष्टि डाल लें कि भाई पूछा क्या जा रहा है। भाषा के व्याकरण की समझ को आप कैसे समझते हैं? केवल लघुत्तर प्रश्नों द्वारा, निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंकते हैं, संदर्भ पूर्वक प्रश्नों के माध्यम से, या केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से? वस्तुनिष्ठ का क्या अभिप्राय है? एमसीक्यूज। ठीक है, तो वस्तुनिष्ठ का क्या अभिप्राय है? सिर्फ एमसीक्यू के माध्यम से क्या ये जांच सकते हैं कि जो बच्चों ने पढ़ा वो उन्हें समझ में आया या नहीं? भाई कहानी की शुरुआत आपने ऐसे की थी कि 2 बैल हुआ करते थे। अब आप पूछ रहे थे कितने बैल हुआ करते थे, बच्चों ने बताया 2 बैल हुआ करते थे, लेकिन उन्हें ये नहीं समझ में आया कि कहानी का मूल भाव क्या था। तो एमसीक्यू के माध्यम से नहीं, निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से नहीं, छोटे प्रश्नों के माध्यम से नहीं, संदर्भ पूर्वक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए व्याकरण की समझ को या फिर पाठ की समझ को। भाषा शिक्षण में खेल का महत्वपूर्ण स्थान है। क्यों? क्यों भाषा शिक्षण में खेल का महत्वपूर्ण स्थान होगा? अगर खेल खेल में क्लास में पढ़वा रहे हैं, 8वीं क्लास के बच्चे हैं, आप कोई खेल करवाते हैं और उसके माध्यम से कोई नया विषय पढ़ा रहे हैं, व्याकरण का कोई विषय करवा रहे हैं, तो ये क्या होता है? भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है, हमेशा कहा गया। भाई जब बात आती है बच्चों के कम श्रम की, शिक्षक के कम श्रम की, तो उस ऑप्शन को थोड़ा किनारे कर दीजिए। खेल भाषा को विस्तार देते हैं, खेल में आनंद आता है, खेल में शारीरिक विकास होता है। क्या होता है? तो भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है, क्या ये सही है? खेल भाषा को विस्तार देता है, खेल में आनंद आता है, खेल में शारीरिक विकास होता है। शारीरिक विकास तो होता ही है, लेकिन अभी हमारे लिए जरूरी नहीं है। खेल आपका क्या करता है? रुके, हमने गलत ऑप्शन रख दिया। ठीक है, खेल में शारीरिक विकास होता है, होता होगा, लेकिन भाई भाषाई खेलों में तो शारीरिक विकास नहीं हो सकता। अब भाई आप बैठकर मुख से कोई खेल खिलवा रहे हैं, अब भाई चोर सिपाही वाला खेल खिलवा रहे हैं और उसके माध्यम से आप संज्ञा समझा रहे हैं बच्चों को, तो इसके माध्यम से शारीरिक विकास थोड़ी होगा। ऐसे ही भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है? नहीं, खेल खिलवाएंगे तो बहुत श्रम लगेगा आपका। और खेल भाषा को विस्तार देते हैं, ये एकदम सही है। व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता क्या है? पहले नियम बनाना, पहले नियम का विश्लेषण, पहले मनोरंजन गतिविधि, पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। आगमन के लिए सीधे कहा था कि भाई आगमन में पहले आपका उदाहरण आ जाएगा। जब निगमन की बात की जाती है तो निगमन कैसे याद करेंगे? निगमन नी से याद कर लीजिए। निगमन भाई नी से और नियम भी नी से, तो जहां पर आप नियम से उदाहरण चाहते हैं वो है आपकी निगमन विधि। ठीक है, चले। भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन क्या करता है? भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है, आकलन का काम करता है, रोचकता और जोश लाता है, अध्यापक के काम को सरल बनाता है। भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन क्या करेगा? भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाएगा, आकलन का काम करेगा, रोचकता और जोश लाएगा, या अध्यापक के काम को सबसे ज्यादा सरल बनाएगा? क्या होगा?
तो भाषा की कक्षा में क्या होता है? चलिए, भाषा की कक्षा में क्या होता है? भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन क्या करता है? भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है, थोड़ी तेजी लाता है, थोड़ी रोचकता लाता है। रोचकता और जोश लाता है, ऐसा अलग है। आकलन का काम करता है, बिल्कुल नहीं। अध्यापक के काम को सरल बनाता है, ध्यान दीजिएगा, अध्यापक के काम को सरल बनाना आपका उद्देश्य नहीं है। अध्यापक के काम को सरल बनाने से क्या मतलब है? वो सीधे सीधे आपको ये बता रहा है आप काम चोरी करेंगे क्या? तो एकदम कह दीजिएगा नहीं नहीं, अध्यापक हैं हम लोग काम चोरी नहीं करते। इस पर ध्यान रहेगा। निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? लिपि से परिचय के अभाव में आप नहीं पढ़ सकते, 12 खड़ी से परिचय के अभाव में आप नहीं पढ़ सकते, वर्णमाला की क्रमबद्धता के ज्ञान के अभाव में आप नहीं पढ़ सकते, या संयुक्ताक्षरों की पहचान। बहुत बार प्रश्न पूछा गया, अब तो हमें भी रट गया। लिपि से परिचय, अगर आपका लिपि से परिचय नहीं होगा तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। अगर आपको नहीं पता है कि क कैसे लिखते हैं तो आप क पढ़ भी नहीं पाएंगे। अगर आपको नहीं पता है कि ये कौन सा अक्षर है तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसीलिए लिपि से परिचय होना आवश्यक है। भले ही आपको, अब भाई देवनागरी लिपि में अगर आपको सिर्फ अ से लेकर क तक के वर्ण आते हैं, सिर्फ इतने ही वर्ण आते हैं, लेकिन अगर इसके बीच में आपके अ से लेकर अब जो भी स्वर हैं वो तो पहचान ही लेंगे आप। तो इसीलिए अब जितने स्वर हैं वो तो आप पहचान लेंगे, भले आपको क्रमबद्धता पता हो नहीं पता हो, लेकिन पढ़ने के लिए क्या जरूरी है? बस वर्णों की पहचान। व्याकरण पढ़ाते हुए एक शिक्षक का उद्देश्य नहीं होता क्या? छात्र भाषिक संरचनाओं का ज्ञान प्राप्त कर सकें, बिल्कुल उद्देश्य होता है। छात्र शुद्ध एवं अशुद्ध भाषा में अंतर कर सकें, ये सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। छात्र केवल शुद्ध लेखन कर सकें, ये उद्देश्य नहीं होता है, बाकी सभी हैं उद्देश्य। मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना क्यों किया जाता है? व्याकरण का प्रमुख हिस्सा है, हिंदी भाषा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है, केवल गद्य पाठों का हिस्सा है, ऐसा नहीं है भाई। मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग किया जाता है ताकि आप जो बोल रहे हैं उसे सुनने वाले को भी मजा आए और आपको पढ़ाने में भी बहुत मजा आए। अगला प्रश्न देखिए, चलें। छात्र व्याकरण के माध्यम से, खाली स्थान दिया है, करना सीखते हैं। छात्र व्याकरण के माध्यम से क्या सीखते हैं? ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण करना सीखते हैं, विराम चिन्हों का शुद्ध प्रयोग सीखते हैं, भाषा के लिखित एवं मौखिक रूप से शुद्ध प्रयोग, या फिर ध्वनियों में सूक्ष्म अंतर। व्याकरण क्या सिखाता है? आप क्लास में व्याकरण सिखा रहे हैं या आप कोई भी व्याकरण सिखा रहे हैं, अंग्रेजी ग्रामर सिखा रहे हैं, क्यों सिखाते हैं? ताकि भाषा के लिखित और मौखिक रूप का शुद्ध प्रयोग करना सामने वाले को या बच्चों को आ जाए। भाई प्रयोग करना वैसे भी सीख सकते हैं, जो अनपढ़ व्यक्ति है, जो निरक्षर है, वो भी प्रयोग करना जानता है, लेकिन भाषा का शुद्ध प्रयोग, लिखित भाषा का शुद्ध प्रयोग आपको कब पता होता है? जब आपकी भाषा व्याकरण सम्मत हो, जब आपको व्याकरण आती हो। भाषा के शिक्षिका होने के नाते व्याकरण पढ़ाते हुए आपका उद्देश्य क्या होगा? अगर आप भाई क्लास में व्याकरण पढ़ा रहे हैं तो आपका उद्देश्य क्या रहता है? सबसे बड़ा उद्देश्य बच्चों को व्याकरणिक नियमों से अवगत कराना आपका उद्देश्य है, बच्चों को भाषिक संरचना से अवगत कराना आपका उद्देश्य है, बच्चों को वाक्य रचना के नियम बताना, भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सिखाना। क्या होगा आपका उद्देश्य? सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होगा? तो भाषा की शिक्षिका होने के नाते आपका सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होता है? नियमों से अवगत तो कोई भी करवा सकता है, बच्चों को भाषिक संरचना से अवगत कराना। रुके, हाँ, बच्चों को भाषिक संरचनाओं से अवगत कराना, बच्चों को वाक्य रचना के नियम बताना, नियम वाला दोनों ऑप्शन काट देंगे, भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सिखाना। अब भाषा की शिक्षिका होने के नाते व्याकरण पढ़ाने का आपका सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होता है? हाँ, बच्चों को भाषिक संरचनाओं से अवगत कराना। निगमन विधि क्या है? देखकर बताएंगे कि निगमन विधि क्या है। नियम बताकर उदाहरण देना, पीछे ही बताया हुआ था, नी से याद रख सकते हैं। निगमन विधि क्या है? उदाहरण देकर नियम समझाना, भाषा का अनुकरण करने की विधि, या बिना उदाहरण दिए भाषा सिखाना। निगमन विधि से आप क्या समझते हैं? निगमन विधि का तात्पर्य है नियम बताकर उदाहरण देना। जब आप नियमों से उदाहरण की तरफ जाते हैं, जैसे कि पहले आपने संज्ञा की परिभाषा दी, उसके बाद आपने उदाहरण देकर कहा कि राम, श्याम, सीता, गीता, ये सब संज्ञाएं हैं। और जब आप सबसे पहले अपनी क्लास के 4-5 बच्चों को खड़ा करके बोल दें कि तुम्हें पता है तुम्हारा नाम राम है, राम क्या होता है? राम संज्ञा होती है। तो भाई ऐसे सबसे पहले आपने नाम बता दिए कि राम, श्याम, गीता, सीता, जितने हमारी क्लास में बच्चे हैं इन सबके नाम पता है क्या है? तो पहले आपने उदाहरण दिया, ये उदाहरण से नियम की तरफ जाना, ये सब संज्ञा है। अब उदाहरण से नियम की तरफ गए, ये आपका कहलाता है आगमन विधि। ठीक है, उदाहरण से नियम की तरफ जाना, और निगमन में आप नियम से उदाहरण की तरफ जाते हैं। बहुभाषिकता से आप क्या समझते हैं?
बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है और इतना घुमा घुमा कर पूछता है ना कि बस सिर्फ बहुभाषिकता क्लियर कर लेंगे तो भी समझ जाएंगे। और अभी तो बहुभाषिकता से अच्छे खासे प्रश्न भी बन रहे हैं। भाषा नीति बनाने में बहुत बड़ी बाधा है, बहुभाषिकता कभी बाधा नहीं होती, दिमाग में रखिएगा। बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है, भाषा की कक्षा में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करती है, एक अत्यंत जटिल चुनौती है जिसका समाधान संभव नहीं है। बहुभाषिकता का क्या काम होता है, सोचकर बताएं। भाषा नीति बनाने में बहुत बड़ी बाधा है, बच्चों की अस्मिता का निर्माण करती है, भाषा की कक्षा में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करती है, यह या फिर एक अत्यंत जटिल चुनौती है। क्या होगा, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? तो भाषा नीति बनाने में क्या करती है? बाधा है? एकदम नहीं। अस्मिता का निर्माण करती है, कक्षा में समस्याएं उत्पन्न करती है, जटिल चुनौती है, सीधे सीधे बाकी सारे ऑप्शन नकारात्मक है, बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है, ये हो जाएगा सही। कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता क्या करेगी? बहुभाषिकता आपने जान लिया, बहुभाषिकता का क्या अभिप्राय है भाई? आपकी क्लास पे अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे हैं, ऐसा नहीं है कि सभी अलग अलग भाषा बोलते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा भाषा बोलने वाले, दो या दो से ज़्यादा भाषा बोलने वाले बच्चे हैं, और वो क्लास आपकी बहुभाषिक क्लास है। बच्चों का लक्ष्य भाषा सीखने के लिए हतोत्साहित करती है। बहुभाषिकता हतोत्साहित करती है? एकदम नहीं। बहुभाषिकता सकारात्मक है, नकारात्मक नहीं। शिक्षक के लिए जटिल और कठोर चुनौती है? एकदम नहीं। अगर आप कोई भाषा पढ़ा रहे हैं और आपकी क्लास में जो बच्चा आया हुआ है पहले से ही कोई दूसरी भाषा जानता है, तो उसे थोड़ा सा ट्रांसलेट करके पढ़ाना बहुत आसान हो जाता है। भाषा शिक्षण में बाधक है, भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त होता है। क्या है? भाषा शिक्षण में हमेशा एक संसाधन के रूप में प्रयोग होता है। चलें आगे देखिए। शिक्षण सहायक सामग्री का लाभ है। शिक्षण सहायक सामग्रियों के क्या लाभ होते हैं? शिक्षण सहायक सामग्री से तात्पर्य है शिक्षण में सहायक सामग्री। शिक्षण अर्थात क्या? जो आप शिक्षा देने जा रहे हैं उसमें सहायक सामग्रियाँ क्या क्या हो सकती हैं? अब क्लास में आप जिस पुस्तक का प्रयोग कर रहे हैं, पाठ्य पुस्तक का प्रयोग कर रहे हैं, वो भी सिखाने वाला साधन है ना, तो वो भी आपकी आ जाएगी शिक्षण सहायक सामग्री में। ऐसे ही भाई आप एक बोतल का उदाहरण देकर कुछ बता रहे हैं तो वो भी शिक्षक सहायक सामग्री के अंतर्गत आ जाएगी। लेकिन मूल रूप से शिक्षण सहायक सामग्रियों में आपकी पाठ्य पुस्तकें आती हैं, टेलीविजन आ सकता है अगर क्लास में उसका प्रयोग कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन भी आ सकते हैं, भाई यूट्यूब भी आ सकता है। जिस साधन का आप प्रयोग कर रहे हैं वही है शिक्षण सहायक सामग्री। और प्रोजेक्टर इसमें बहुत बड़ा हाथ रखता है। इससे पाठ अधिक सरल, रोचक, मनोरंजक बन जाता है। बिल्कुल सही है। इसके प्रयोग से बालकों के मन में पाठ के प्रति रुचि का विकास होता है। ये भी सही है। इसके प्रयोग से शिक्षण में कुशलता आती है। तो उपरोक्त सभी पचाएं? बिल्कुल। शिक्षण सहायक सामग्रियाँ क्या करती हैं? ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करती हैं, शिक्षण शैली में रोचकता उत्पन्न करती हैं, भाषा संबंधी कठिनाइयों को दूर करती हैं, या उपरोक्त सभी? 5 सेकंड का समय, पूछें और बताएं कौन सा उत्तर होगा सही। देखकर बताएं। ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करेगा, शिक्षण शैली में रोचकता उत्पन्न करेगा, भाषा संबंधी कठिनाइयों को दूर, या उपरोक्त सभी? तो भाई उपरोक्त सभी होगा सही। शिक्षण सहायक सामग्रियाँ, शिक्षण सहायक सामग्री से अच्छे खासे प्रश्न इसलिए रखे गए थे क्योंकि अगर इससे बड़े प्रश्न आएंगे तो भी आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई इन प्रश्नों को कैसे हल किया जाए। चलें, विद्यार्थी के लिए लाभकारी होती है, अध्यापक के लिए लाभकारी होती है, दोनों के लिए लाभकारी होती है, या शिक्षण प्रक्रिया को जटिल बनाती है? तो शिक्षण सहायक सामग्रियाँ जटिल थोड़ी बनाएगी बल्कि आसान करेगी। ठीक, दोनों के लिए लाभकारी है। शिक्षण सहायक सामग्रियाँ क्या करती हैं? विद्यार्थियों के लिए तो ज़रूरी हैं ही, इसके अलावा अध्यापक के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है इनमें से क्या? अब यहाँ पर देखकर बताएं। यहाँ पर पीछे जो आपने पढ़ा है अगर उसे थोड़ा सा दिमाग में बैठाया होगा तो भाई ये प्रश्न आसान हो जाएगा। शिक्षण सहायक सामग्रियों में क्या नहीं आता? विज्ञान नहीं आता, कंप्यूटर नहीं आता, चित्र नहीं आता, या प्रक्षेपक नहीं आता? प्रक्षेपक से अभिप्राय है आपका प्रोजेक्टर। ठीक है, चलिए। विज्ञान, कंप्यूटर, चित्र, प्रक्षेपक। तो प्रक्षेपक आता है, चित्र भी आता है, कंप्यूटर का भी प्रयोग आप एक साधन के रूप में करते हैं, लेकिन विज्ञान आपका विषय है, विज्ञान का प्रयोग आप नहीं करते शिक्षण सहायक सामग्री में, बल्कि विज्ञान समझने के लिए अलग अलग शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। आगे चलें। अगला प्रश्न देखेंगे।
शिक्षक द्वारा कक्षा में नाटक कराने का क्या उद्देश्य होता है? नाटक विधा से परिचित कराना उद्देश्य है, विद्यार्थियों को रंगमंच से अवगत कराना उद्देश्य है, रोचकता के साथ विषय वस्तु को समझाना आपका उद्देश्य है, या उपरोक्त सभी। शिक्षक द्वारा कक्षा में नाटक कराने का क्या उद्देश्य होता है? भाई नाटक विधा से परिचित कराना, विद्यार्थियों को रंगमंच से अवगत कराना। कई बार लगता है कि उपरोक्त सभी ठीक होना चाहिए, लेकिन रंगमंच से अवगत कराना एक भाषा के अध्यापक का उद्देश्य नहीं होता। रंगमंच से सीधे सीधे आपको समझना है स्टेज। ठीक है, स्टेज से क्या अभिप्राय होता है? स्टेज का अर्थ है जिस पर आप रंगमंच खेलते हैं या जिस पर सीधे सीधे नाटक खेला जाता है। अब अगर आपका भाई विद्यालय छोटा है जो रंगमंच नहीं उपलब्ध करवा सकता, तो आप बिना रंगमंच के रंगमंच से अवगत कैसे करवाएंगे? तो वो बात आ जाती है। तो विद्यार्थियों को क्या करना है? रोचकता के साथ विषय वस्तु पढ़ाना, ये आपका सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री का साधन नहीं है। सुनने में सहायक सामग्री या पढ़ाने में सहायक सामग्री का साधन नहीं है। इनमें से कौन सा? रेडियो तो है, टेलीफोन भी है, ग्रामोफोन भी है। इनमें से क्या नहीं है? तो भ्रमण अर्थात क्या? घूमना कोई सहायक सामग्री नहीं है। ठीक है, तो बी आप कर सकते हैं गलत। भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्यपुस्तक की उपयोगिता है? पाठ्यपुस्तक की उपयोगिता क्या लगती है आपको? ज्ञान प्राप्ति के लिए पुस्तकें सर्वसुलभ एवं मितव्ययी साधन है, पुस्तकें अर्जित ज्ञान का स्थायीकरण है, छात्र एवं शिक्षक दोनों को ही पुस्तकों के माध्यम से पाठ्यक्रम का ज्ञान रहता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो पुस्तकों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है भाई? उपरोक्त सभी। ज्ञान प्राप्ति के लिए पुस्तकें सर्वसुलभ एवं मितव्ययी साधन है, पुस्तकें अर्जित ज्ञान का स्थायीकरण भी है, छात्र एवं शिक्षक दोनों को ही पुस्तकों के माध्यम से पाठ्यक्रम का ज्ञान रहता है। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का सही तरीका क्या होता है? वार्षिक परीक्षाएं, दैनिक गतिविधियां, अर्धवार्षिक परीक्षाएं, या इनमें से कोई नहीं। देखेंगे और फिर भाई देंगे प्रश्न का उत्तर। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का सबसे सही तरीका क्या है? वार्षिक परीक्षाएं, दैनिक गतिविधियां, अर्धवार्षिक परीक्षाएं, या इनमें से कोई नहीं। ये वाला प्रश्न तो पढ़ा हुआ है। दैनिक गतिविधियां भाई नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क के अनुसार 2005 के अनुसार क्या बताया गया था कि दैनिक गतिविधियां कराएं, और उसके आधार पर अगर आप आकलन करते हैं तो ये सबसे सही तरीका होता है जांचने का कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं या जो बच्चे सीख रहे हैं वो उन्हें समझ में भी आ रहा है या नहीं। यदि बच्चे फेल होते हैं तो वे दर्शाते हैं क्या? यदि भाई क्लास में बच्चे फेल हो रहे हैं तो वो क्या दर्शाते हैं? अपनी असफलता को दर्शाते हैं, स्कूल की असफलता को दर्शाते हैं, समाज की असफलता को दर्शाते हैं, या परिवार की असफलता को दर्शाते हैं? यदि बच्चे फेल हो रहे हैं, किसकी असफलता को? ध्यान दीजिएगा, कभी इस पर ना चले जाइए, गलती से इस ऑप्शन पर भी नहीं जाना है। भाई अपनी असफलता को नहीं दर्शाते। कोई बच्चा फेल होता है, सफल नहीं होता, कोई बच्चा कम अंक लाता है, हमेशा अगर ऐसा प्रश्न आए, कम से कम ऐसे प्रश्न में, तो आपको गलती किस पर डालनी है? स्कूल की असफलता को दर्शाता है, अध्यापक की असफलता को दर्शाता है। खासकर एक बच्चे से ज़्यादा जब फेल होने लगे। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात खाली स्थान दिया है क्या है? स्वाभाविक है, निंदनीय है, विचारणीय है, या अनुचित है? बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात क्या है? स्वाभाविक, निंदनीय, विचारणीय, या अनुचित? अनुचित तो बिल्कुल नहीं है, निंदनीय भी नहीं है, जिसकी निंदा की जा सके, बिल्कुल निंदनीय नहीं है। स्वाभाविक है, जो भाषा आपको आती है उसी भाषा का ही तो प्रयोग करेंगे, तो वो क्या है? स्वाभाविक होगी। बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी खालिस्तान व खालिस्तान का अंग भी है। तो बहुभाषिकता क्या है? सभ्यता और संस्कृति का अंग है, सभ्यता साहित्य का अंग है, संस्कृति साहित्य का, या संस्कृति या चुनौतियों का? ध्यान देना है, बहुभाषिकता के लिए क्या कहा था? नकारात्मक शब्द नहीं, तो चुनौतियां काट देंगे। सभ्यता साहित्य, संस्कृति साहित्य, सभ्यता संस्कृति। हमारी सभ्यता और संस्कृति का अंग, हमारी सभ्यता और साहित्य का अंग। तो भाई साहित्य तो बिल्कुल सटीक नहीं बैठेगा। बहुभाषिकता साहित्य का अंग थोड़ी है। बहुभाषिकता भाई साहित्य, कहने का क्या अभिप्राय है कि जो पढ़े लिखे हैं सिर्फ उन्हीं से ही जुड़ी हुई है बहुभाषिकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुभाषिकता किससे जुड़ी है? उन लोगों से भी जिन्हें पढ़ना लिखना कम आता है। तो भाई सभ्यता और संस्कृति से जुड़ी है, ना कि साहित्य से। प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में क्या है? खाली स्थान दिया है, क्या होंगे? सहायक होंगे, बाधक होंगे, निरर्थक होंगे, या होंगे अनुपयोगी? देखें और बताएं कौन सा उत्तर आपको लगता है सबसे ज्यादा ठीक।
चलें, प्राथमिक स्तर पर पाठ्यपुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में क्या होते हैं, हमेशा सहायक होते हैं। भाई कहा तो जा रहा है कि कार्टून दिखाएंगे तो बच्चे क्या करते हैं, और तेज़ी से सीखते हैं। ऐसे ही बड़े बच्चों के लिए डॉक्यूमेंट्री देखना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जितना ज़्यादा आप पढ़कर नहीं समझ पाते, कई बार उतनी ज़्यादा अच्छे से आप देख कर समझ पाते हैं। इसलिए तो कहा जाता है उपन्यासों के लिए, कहानियों के लिए, नाटकों के लिए आप क्या करें, कोशिश करें, अगर आप पढ़ने में थोड़ा सा ऊब जा रहे हैं तो उन्हें देख लीजिए, ज़्यादा इजी पड़ेगा। चले, 5वीं कक्षा की सुहानी पांचों, किन्हें, आंखें, दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी की लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? वह अनुनासिक चिन्हों का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती, वह अनुनासिक चिन्ह के प्रति सजग है, वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति लापरवाह है, वह अनुनासिक चिन्ह के नियम के अति सामान्यीकरण करती है। नियम का सामान्यीकरण करने से क्या अभिप्राय है कि भाई नियमों पर फिर ध्यान नहीं देकर अपने हिसाब से नियम बनाकर फिर उसे फॉलो करती है। भाई पांचों तो एकदम सही लिखा है, किन्हें भी एकदम ठीक लिखा है, आंखें भी सही लिखा है, दोनों भी सही लिखा है। अगर सारी चीज़ें सही लिखी है तो इसका क्या मतलब है कि अनुनासिक चिन्हों के प्रति, अनुनासिक चिन्हों के प्रयोग के प्रति क्या है, भाई 5वीं क्लास की सुहानी बहुत सजग है। ऐसा नहीं कि इग्नोर कर देती है, बहुत ध्यान देती है। विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना, बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना। तो विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? लिखित क्षमता, सहज भाषाई क्षमता, सहज मौखिक अभिव्यक्ति या सहज पठन क्षमता। पठन क्षमता, मौखिक अभिव्यक्ति, लिखित क्षमता। भाषा शिक्षण के लिए ज़रूरी है ना सारे कौशलों पर ध्यान देना, तो सहज भाषाई क्षमता सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे चलें, कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को खालिस्तान और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। कई बार बच्चे जब नए नए विद्यालय में आते हैं ना तो बहुत सारी भाषाएं, खासकर जो उन्होंने पहले भी देखी है, जो उन्होंने पहले भी सीखी हुई है अपने आस पड़ोस से, परिवार से, उसे बोलने में, समझने में बहुत अच्छी तरह से क्या होते हैं। बोलना तो हमने बता ही दिया, बोलने के साथ साथ हमने एक शब्द प्रयोग किया, क्या होगा, पढ़ने में सक्षम होते हैं, लिखने में, रटने में या समझने में। तो भाई लिखने में ज़रूरी नहीं कि हो, भाई अगर आपके अड़ोस पड़ोस में कोई बंगाली व्यक्ति रहता है तो आप क्या करेंगे, बांग्ला उनसे थोड़ी बहुत तो सीख जाएंगे ना। लड़कियां क्या करती हैं, आंटी थोड़ी चीनी दे दीजिए, आंटी आपके कपड़े बड़े सुंदर लग रहे हैं, ये सब बोल बोल के आपने 2-3 शब्द उधर से भी सीखे। अब भाई हो सकता है कि आप बचपन से उन लोगों के साथ बहुत घुले मिले हैं तो आपको बांग्ला बहुत अच्छे से आ गई है। ऐसी स्थिति में क्या है, आप उस भाषा को समझने में और बोलने की क्षमता में बहुत अच्छी तरह से लैस हो जाते हैं। किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी खालिस्तान को सीखना और उसकी खालिस्तान को सीखना। किसी विषय को, किसी नई भाषा को सीखने का क्या मतलब होता है, आप क्या क्या सीखने की कोशिश कर रहे हैं, देखें और बताएं। भाई किसी नए विषय को अगर आप सीख रहे हैं तो ये क्या क्या दिखाएगा? अवधारणाओं विषय वस्तु को, विषय वस्तु उपयोगिता को, अवधारणाओं शब्दावली को या शब्दावली विषय वस्तु को। तो किसी विषय को सीखने का मतलब है उसको, उसकी खालिस्तान को सीखना, अवधारणा विषय वस्तु को सीखना, विषय वस्तु उपयोगिता को सीखना, अवधारणा शब्दावली को सीखना, शब्दावली विषय वस्तु को सीखना। क्या होगा सबसे ज्यादा जरूरी, देखकर बताइए। इसी से तो थोड़ी एनर्जी बनी रहती है। चलें, चाय एनर्जी देने का काम कर रही है और फिर हमको पढ़ाने के लिए होता नहीं, डीजल की ज़रूरत है। आपकी कार कैसे चलेगी, डीजल से, तेल से या गैस से? हम कैसे चलेंगे, चाय से। किसी विषय को सीखने का मतलब है उसके खालिस्तान को सीखना, और फिर खालिस्तान को सीखना हमेशा बताया जाता है कि विषय वस्तु को लेकर थोड़े से सजग रहें। विषय वस्तु आप सीखते नहीं हैं, विषय वस्तु आप स्वतः ही जान जाते हैं, समझ जाते हैं। तो विषय वस्तु कोई सीखता नहीं है। उदाहरण के लिए आपको अगर प्यासा कौवा कहानी पढ़ाई जा रही है और उसमें से आपसे पूछ लिया कि बताइए कहानी सुनने के बाद आपको क्या विषय वस्तु मिली या फिर आपको क्या शिक्षा मिली, तो आप बताते नहीं हैं कि शिक्षा हमें क्या मिलती है कि जो भाई मेहनत करता है वो किसी ना किसी हिसाब से अच्छा फल प्राप्त करेगा ही। ये तो आपने बता दिया। अब ये आपके बताने का क्या मतलब है, ये पूरी कहानी में विषय वस्तु कहीं लिखा नहीं था, आप खुद से ही सीख गए। ठीक है, तो अवधारणा और शब्दावली, शब्दावली और विषय, विषय भी अलग है। अवधारणाएं और शब्दावलियां आप सीखते हैं, विषय वस्तु भाई सिखाई नहीं जाती। आगे चलें,
चले अगला प्रश्न देखेंगे। बताना है कि उठ उठ में कौन सा अलंकार है। अनुप्रास अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश है, उपमा है या है रूपक। तो उठ उठ में कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, उपमा या फिर रूपक। चलिए भाई, उठ उठ में बहुत बार ये वाला पूछा जाता है प्रश्न। उठ उठ नहीं पूछा जाएगा, अलंकार में ऐसा प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है जहां पर क्या है, आपके दोनों शब्द मिलते जुलते हैं। राज राज लिख दिया, रात रात लिख दिया, दिन दिन लिख दिया, भाई रूपा रूपा लिख दिया, काम काम लिख दिया, कुछ भी लिखा लेकिन उसी शब्द की पुनरावृत्ति हुई। पुनरावृत्ति का क्या मतलब है? दोबारा ही वही शब्द कहा गया। जहां पर शब्दों की आपको पुनः आवृत्ति दिखती है, पुनरावृत्ति दिखती है, वहीं पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहां होता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है, चलें। अनुप्रास से कंफ्यूज ना हो, अनुप्रास में सिर्फ पहले शब्द की आवृत्ति होती है। सिर्फ एक उदाहरण याद रखें, इसीलिए भैया जब जब आपको ये प्रश्न करवाया सिर्फ एक उदाहरण दिया है, उसके अलावा कोई उदाहरण नहीं दिया, ताकि आपके दिमाग में बस जाए। रघुपति राघव राजा राम। अगर हमने कहा कि रघुपति राघव राजा राम, इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी रावण, यहाँ पर भी रा, यहाँ पर भी रा, यहाँ पर भी रा। तो जहां पर एक ही वर्ण की हर शब्द में आवृत्ति हो रही हो, बार बार आवृत्ति हो रही हो, वहां अनुप्रास होता है। उपमा में तुलना दिखाई देती है, रूपक में तुलना होती है लेकिन अभेद रहता है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूं। ठीक है, आगे। असफलता में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? देखिए, हम बताएं कि असफलता में कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग से मतलब है जो शुरुआत में लगता है, प्रत्यय की बात आ जाए तो जो अंत में लगता है। तो असफलता में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है? ता बिल्कुल नहीं, अ उपसर्ग का प्रयोग है। अगर ता पूछे तो ता भाई आपका प्रत्यय में आ जाएगा। जो शब्दांश पीछे लगता है वो आपका प्रत्यय है, जो आगे लगता है वो है उपसर्ग। कौन सा उत्तर सही होगा? डी। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य क्या होता है? तो उसकी पठन क्षमता का आकलन, उनके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, उनकी लेखन क्षमता का आकलन, उनकी बोलने की कुशलता का आकलन। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा क्षमता का आकलन करने का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है आपका? कि भाई लिखने की क्षमता, बोलने की क्षमता, भाषा प्रयोग की क्षमता या पठन की क्षमता। फिर आपको हमेशा बताया था, अगर सिर्फ भाषा आकलन की बात की जाए, भाषा का आकलन पूरी तरह से करेंगे तो भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना है, सिर्फ लिखने की क्षमता नहीं, सिर्फ बोलने की, सिर्फ पढ़ने की क्षमता नहीं। चलिए भाई, ये 70 प्रश्न आपके इतने महत्वपूर्ण हैं कि अगर इन्हें ही सही से कर लें, इन्हें ही सही से समझ लेंगे तो आपके एग्जाम के नज़रिए से बहुत महत्वपूर्ण होगा। बाकी जिन लोगों का एग्जाम आ रहा है, एक बार कंपेयर करके देखेंगे, आप लोगों को स्वतः ही आइडिया लग जाएगा कि कितनी बार ये प्रश्न बार बार रूप बदल बदल कर पूछे जा रहे हैं। प्रश्न वही हैं, सिर्फ उनका रूप बदल दिया जाता है, थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज कर दिया जाता है, लेकिन प्रश्न घुमा फिरा कर पूछे वही जा रहे हैं। एक दो प्रश्नों को छोड़ दें जो कि थोड़े से नए हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर, कैरिकुलम फ्रेमवर्क को लेकर, उनको लेकर प्रश्न थोड़े से नए मिलते हैं। बाकी तो प्रश्न आपके पुराने ही हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बहुत अच्छे से आप एग्जाम करके आएंगे। बाकी जिन लोगों का एग्ज़ाम भाई आगे है उन लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से एग्ज़ाम देकर आएंगे। नर्वस एकदम नहीं होना है, एग्ज़ाम में जाइए एकदम फाड़ कर आइए, नर्वस नहीं होना है, अच्छे से एग्ज़ाम देकर आएंगे। अगर कोई समस्या है तो कमेंट करके ज़रूर बताया करें भाई। अगर लगता है कुछ नया सजेशन है तो भी कमेंट करके बताएं। बाकी मिलते हैं आप सभी से क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।